हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मंथली रिवीजन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग सितंबर मंथ का अभी रिवीजन लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग कई मंथ जो हैं वो रिवाइज कर चुके हैं, तो अभी सितंबर का रिवीजन चल रहा है और करंटली हम लोग नवंबर का तो डेली करंट अफेयर कवर कर ही रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज को आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होने के कारण क्विज अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात करते हैं हम लोग क्लीन गंगा मिशन के बारे में। और ये जो है रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ है इन गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर। क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर इसी मिशन के ऊपर, इसी फेस्टिवल के ऊपर जिसका नाम है रिवर फेस्टिवल 2021, एक घंटे के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए गए थे फेसबुक के ऊपर और इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है और नाम दर्ज हो चुका है क्लीन गंगा मिशन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर। अगली न्यूज बहुत ही बेहतरीन है और ये एक सबक सिखाती है सभी विकसित राष्ट्रों को। विकसित मतलब डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो कुछ ऐसे नेशंस बन जाते हैं जो कि अपने आप को थोड़ा सा ईगो शो करते हैं कि हम लोग यदि पूरे विश्व के सामने सबसे आगे हैं तो हम कोई भी डिसीजन लेंगे वो सर्वोपरि होगा। लेकिन रिसेंटली जो बाइडेन, जो कि 20 जनवरी 2021 को यूएसए की कमान संभालते हैं और उसके बाद में कई डिसीजन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए थे उनको चेंज करते हैं। और अभी रिसेंटली ये कहा गया है जो बाइडेन के द्वारा कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है ये अब काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है और ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए थे उसके लिए इन्होंने अपोलाइज किया है, माफी मांगी है और ये कहा है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो यूएसए हट गया था और उसके बाद में वापस शामिल हुआ है, तो हटने की जो प्रक्रिया थी उससे माफी मांगी गई है जो बाइडेन के द्वारा, क्योंकि विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड नेशंस ही हैं जिनके द्वारा सबसे पहले विकास करने के क्रम के अंदर, विकास होने की दर के अंदर ही सबसे ज्यादा CO2 या दूसरी जो कार्बन डिपोजिशन गैसेस जो हैं उनकी सबसे ज्यादा उत्सर्जन हुआ था। तो अब तो वो डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन अब जो है वो डेवलपिंग नेशंस जैसे भारत है, चाइना है, ऐसे कंट्री जो हैं वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यही देश जो हैं यूएसए जैसे ये इनका अपोज करते हैं। तो रिसेंटली आपको पता है कि ग्लासगो के अंदर COP26 की कॉन्फ्रेंस जो है वो अब आयोजित करवाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 1 और 2 नवंबर को वहां पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। और रिसेंटली आपको पता होगा कि G20 के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इटली और वहां पर 29, 30 और 31 अक्टूबर तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20 समिट के अंदर। चलिए 2 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, रिसेंटली राजस्थान के पीसीएस एग्जाम के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था जिसमें रैंकिंग को लेकर था। जैसे एक इंडेक्स की मैं बात करूं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें भारत की जो रैंक है वो 139 है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विश्व की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भारत की सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है, ये क्वेश्चन भी उस पेपर के अंदर पूछा गया था। तो यहां पर विश्व की सबसे प्रतिष्ठा जिस यूनिवर्सिटी को मिली है वो कौन सी है? वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए के अंदर स्थित है। क्या भारत की किसी यूनिवर्सिटी को यहां पर स्थान मिला है? तो देखते हैं हम लोग। तो द टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप रैंक जो है वो हासिल की है। टॉप 3 नेम्स को हम लोग देखते हैं। हार्वर्ड्स है, MIT है, इसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। 3 यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप पर रहती है। भारत की देखिए आप लोग कि IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये जो है इन रैंकिंग के अंदर 4 इंडियन इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भी आप लोगों से पूछता हूं कि रिसेंटली क्वेश्चन यानी कि पीसीएस के अंदर पूछा गया कि आईआईएससी बेंगलोर जो है इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। वापस रिपीट करता हूं, आईआईएससी बेंगलोर की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो भारत का आईआईएससी बेंगलोर जो है ये टॉप 100 के अंदर 91 रैंक इसकी आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मानव युक्त समुद्री जो अभियान है इसका नाम जो है वो क्या है, और ये समंदर की जो गहराइयां हैं उनके कई राज उजागर करेगा। वैसे बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित जो राष्ट्र हैं, वो हमेशा अंतरिक्ष के पीछे पड़े रहते हैं। हम लोग बात करें, भारत भी पीछे नहीं है। इसरो जो है वो बहुत ही बेहतरीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है। जैसे जाक्सा है जापान की है, सीएनएसए चाइना की है, नासा जो है वो यूएसए की है। तो ऐसे कई सारी अंतरिक्ष एजेंसीज जो हैं वो अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन समंदर की जो गहराइयां हैं यहां पर भी कई राज जो हैं वो दफन हैं। मतलब कई जो हैं वो आपको मिशन यहां पर करने हैं, इसीलिए भारत के द्वारा यहां पर समुद्रयान जो है ये मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये नाम जो है वो आप लोग को जरूर याद रखना है। जैसे चंद्रयान है, मंगलयान है, वैसे ही समुद्रयान जो है इसकी शुरुआत की गई है। देखते हैं हम लोग, समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है जॉइंट द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ सी। तो अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद में भारत जो है वो अब 6th कंट्री बन चुका है जो कि समुद्र की गहराइयों को पता लगाने के लिए ऐसे मिशन को यहां पर लॉन्च कर चुका है। तो धरती जो है उसमें कई रहस्य हैं। तो वैसे अंतरिक्ष के अंदर तो हम लोग कई बार पता करते हैं, लेकिन समुद्र में ये पहला मानव युक्त है। ध्यान रखना कि इसमें ह्यूमन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्र की गहराई जो है इसमें रिसर्च प्रोग्राम जो है उनको कंडक्ट करवाया जाएगा। और भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है, जिसे मैंने पहले ही बताया है, भारत 6ठा देश बन चुका है जो कि समंदर की गहराई में उतरने वाला है। 6000 करोड़ रुपए का है मिशन ये। तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट जो है वो भारत के लिए है। और समुद्रयान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर मिशन का हिस्सा है। तो याद रखना, महासागर मिशन का ही एक हिस्से के तौर पर इसे शुरू किया गया है। 6000 करोड़ जो है ये इसकी कॉस्टिंग है, और इसमें 6000 टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। तो ये समुद्रयान जो है इसका नाम क्या है, मत्स्य 600। इसलिए ये नाम भी आप लोग को याद रखना है, मत्स्य 600। यान में 3 लोग जो है वो समुद्र की गहराई में यहां पर उपस्थित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। जैसे आप लोग आर्टिकल 21 को पढ़ते होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 जो है ये बात करता है दैहिक स्वतंत्रता की। मतलब देह मतलब शरीर जो है, बॉडी जो है वो स्वतंत्र रहे, चाहे वो उसको कहीं पे जाना हो या फिर विदेश जाने का अधिकार, शीघ्रता से सुनवाई का अधिकार, ऐसे सब जो हैं वो किस में आते हैं, आर्टिकल नंबर 21 में आता है। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग बात करें आवास की, तो इसमें सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आवास उपलब्ध कराए। और इसी क्रम के अंदर मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर क्या ये भूमि जो उपलब्ध कराई जाएगी ये फ्री है? हाँ, बिल्कुल फ्री है, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास में पहली बात कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना हो, दूसरी बात कि वो किसी भी टैक्स को पे ना करते हो, तो उनके लिए ये फ्री लैंड जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर भूखंड नहीं, उनके पट्टे जो है आवासों के वो भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना तो आप लोगों को पता ही है कि घर जो निर्मित किए जा रहे हैं उसकी राह भी जो है वो यहाँ पर खुलती दिखाई दे रही है। तो सरकारी स्कीम और बैंक से मिल सकेगा लोन। तो यहाँ पर मकान या भूखंड खरीदने के लिए भी लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा इस स्कीम के तहत। पहली बात, फ्री प्लॉट किसे मिलेगा ये भी तो देखें। तो 60 वर्ग मीटर का प्लॉट जो है वो दिया जाएगा।
इसमें पति और पत्नी जो है उनको जॉइंट पट्टा यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा और इसके लिए सारा नामक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने पर कोई भी प्रीमियम जो है वो दे नहीं होगा और इसके तहत भूखंड जो हैं वो दिए जा सकेंगे। लेकिन फैमिली के अंदर यदि मान लीजिए कोई इनकम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो इस स्कीम का जो है वो फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके साथ में ही किसी के पास में 5 एकड़ से अधिक की यदि जमीन है तो वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो अशोक भूषण बने हैं, याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें होता क्या है कि कानूनी संबंधी जितनी भी दावपेच हैं उनके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल जो है, इनको हम लोग ऐसे ट्राइब्यूनल्स को हम लोग कहते हैं क्वासी जुडिशरी, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो हैं वो इनको कहते हैं, क्योंकि इनके पास में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों पावर्स इनके पास में होती हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि आधा तो होता है एग्जीक्यूटिव और आधा होता है जुडिशरी। ठीक है, इसलिए इनको क्वासी जुडिशरी कहा जाता है। 4 साल के लिए इनकी तैनाती की गई है और या फिर 70 साल जो है ये इस पद पर तैनात रहेंगे। इससे पहले जो है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं केरला हाई कोर्ट के, और ये जो है जिस एक्ट के थ्रू ये कंट्रोल होता है उसे कहते हैं कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि इसका गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है, जिसकी धारा है 410, और इसके लिए जो है वो आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। यह दिवाला शोधन अक्षमता संहिता और भारतीय दिवाला, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बैंकरप्ट जो हो जाते हैं उनके तहत भी इसको सुनवाई का अधिकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट है। बुक का नाम पूछा गया है। बुक का नाम तो लिख दिया गया है, लेकिन राइटर ऑथर का नाम पूछा गया है। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, तो ये जो है वायरसेस, इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रणय लाल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। ये जो है अब इसमें न केवल मानव सभ्यता में बल्कि मानव शरीर में भी एक प्रमुख अभिनेता के रूप में वायरस को, आपको पता ही है कि वायरस जो है एक भूमिका निभाता है, तो उसी को दर्शाने के लिए इस बुक को लॉन्च किया है। किसके द्वारा? प्रणय लाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और पब्लिश किया गया है पेंगुइन इंडिया के द्वारा। तो बुक्स जो है वो आप लोग को कम से कम जब भी एग्जाम में बैठने जाएं तो 30-40 बुक्स जो हैं या लगभग 50 बुक्स जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पुस्तक में लाल का तर्क है कि वायरस के बारे में हर सत्यवाद के लिए विपरीत भी सच है। बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या कि मुख्यमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसको रजिस्टर सबसे पहले किया जाएगा। किनको? लेबर है और जो भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए जन आरोग्य योजना यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो कैसे दिया जाएगा? कैशलेस दिया जाएगा। क्या ये योजना जो है, इस योजना के नाम से ये जो प्रावधान है, किसी योजना का नाम याद आ रहा है आपको? देखिए, राजस्थान के द्वारा चिरंजीवी योजना भी ठीक इसी तरह की योजना जो थी वो अभी रिलीज की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा था और सेम यही प्रावधान जो थे वो उसमें देखने को मिल रहे थे। तो केवल गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, योजना बिल्कुल वो की वो ही है। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु, दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखना कौन होंगे इसके पात्र कौन होंगे। तो योजना के अंतर्गत यूपी राज्य सामाजिक सुरक्षा में पंजीकृत नवीनीकृत सभी कामगार, यानी कि हम लोग अभी कर ही रहे थे कि इसको कि जितने भी लेबर हैं वो इसके अंदर काउंट होंगे, वही इसके पात्र होंगे। यूपी में कितने कामगार हैं? देखिए, वैसे तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग है। कुछ स्टेट की जनसंख्या जो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस भी स्टेट की जनसंख्या लगभग मान सकते हैं कि 10 करोड़ के आसपास है, तो वहां पर 35 to 40% जो है भारत के जो राज्य हैं उनकी स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं कि 35 से लेकर 40% जो है उनके अंदर कुल जनसंख्या का वहां पे मजदूर प्रतिशत, लेबर परसेंटेज जो है वो पाया जाता है।
और यहाँ पर ये जो सुविधा है ये निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ब्रुनई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त जो है वो कौन बने हैं? तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, आलोक अमिताभ दिमिरी जो हैं ये नए उच्चायुक्त बने हैं और 1998 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, याद रखना है ब्रुनई जो है, मैंने कल इसकी कैपिटल आप लोगों को बताई थी, बंदर सेरी बागवान। ब्रुनई की कैपिटल है बंदर सेरी बागवान और इसी के नजदीक जो है वो एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है बोर्नियो। और बोर्नियो भारत सॉरी एशिया का तो सबसे बड़ा आइलैंड है ही, जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है बोर्नियो। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि 1998 बैच के ये ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर, और जिनको अब ये जो है वो कमान दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत ये सब अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए जाते हैं और उन्हीं के तहत यहाँ पर अमिताभ दिमिरी जो हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। चलिए ब्रुनई की हम लोग बात कर रहे हैं तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, कैपिटल है बंदर सेरी बागवान, करेंसी है ब्रुनई डॉलर और प्रेसिडेंट है हसनल बोल्काई जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर अध्यक्ष जो हैं वो विवेक देबरॉय को बनाया गया है, लेकिन सबसे पहले देखिए कि इस समिति में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। तो 7 यानी कि पूरा कंसेप्ट जो है वो 6+1 का चला है इज इक्वल टू 7। तो 6 मेंबर, एक अध्यक्ष, टोटल हो गए 7 मेंबर। और इसका काम क्या है इस सलाहकार परिषद का? प्रधानमंत्री जी को आर्थिक जो भी सलाहकार यानी कि सलाहें दी जाती हैं, एडवाइस की जाती हैं, वो इसी कमेटी के द्वारा की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी इटली और यूके के दौरे पर हैं, वहां पर जाकर उनको कौन कौन से पैक्ट करने चाहिए, इकोनॉमिक बर्डन यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें जो हैं वो इसी काउंसिल के थ्रू बताई जाती हैं। इसके साथ में ही भारत के अंदर कोई योजना है, कोई नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, तो सभी जो है वो इसी परिषद के द्वारा बताए जाते हैं, जो कि अध्यक्षता की जा रही है विवेक देबरॉय के द्वारा। तो विवेक देबरॉय विल कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो इस काउंसिल की क्या बनने जा रहे हैं? ये अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2017 के अंदर, 2 साल का इसका कार्यकाल रहता है, लेकिन यहाँ पे 6 सदस्य कौन है? राकेश मोहन, पूनम गुप्ता, टीटी राम मोहन, नीलकंठ मिश्रा, साजिद चिनाय और नीलेश शाह जो हैं ये इसके अदर मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है और उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 9th रैंक जो है वो भारत की इसमें आई है। देखिए क्लाइमेट टेक मतलब जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए जो देश इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी ट्रेंड के अंदर देशों की रैंक जो है वो निकाली गई है। तो 9th रैंक जो है वो भारत की आई है। आप लोग समझ चुके होंगे कुछ कंट्री जो हैं वो इस हालत में नहीं होती कि वो इस टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए, लेकिन भारत जो है वो पूरे विश्व में 90 नंबर पर आया है और 2016 से लेकर 2021 के बीच में टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उनकी लिस्ट जो है वो रिसेंटली रिलीज हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है भारत की रैंक कौन सी है? 9th रैंक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9th रैंक पर इंडिया है, फर्स्ट रैंक पर कौन है? यूएसए है। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश जो है वो यूएसए ही बन चुका है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को बता ही चुका हूं कि यूएस जो है वो 48 बिलियन डॉलर्स के अंदर क्या करता है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञान ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय यानी कि कौन से केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जो कि इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो क्या करेगा? अनुसंधान, रिसर्च करेगा और स्किल्स को यहाँ पर इंप्रूव करेगा। तो नितिन गडकरी जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनके द्वारा ज्ञान ऐप जो है, नाम याद रखना, ज्ञान ऐप वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पहली बार जो है वो एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जो कि स्किल्स और यहाँ पर रिसर्च के अंदर भागीदारी निभाएगा इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के अंदर। ठीक है, तो ऐप के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि ऐप मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच होगा। ऐप लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो जीवन भर हासिल किया गया है। प्रत्येक विशेषज्ञों को लेखों और वीडियो ब्लॉग के माध्यम से उनके योगदान को दर्शाने वाला एक अनूठा
विशिष्ट पृष्ठ भी मिलता है और यह उनकी बौद्धिक विरासत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को अब जो है क्लियर हो चुका होगा, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु के द्वारा सिल्वर मेडल जो है वो जीता गया है हाई जंप के अंदर। और याद रखना कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर मरियप्पन थंगावेलु की जगह टैग चंद जो थे वो फ्लैग बैरियर थे। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो अलार कारिस को बनाया गया है। कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना शुरू की है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख ने स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक क्रेन जो है इसको राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। राज्य पक्षी और राजकीय पशु जो है वो घोषित किया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया है, तो सपना रॉय के द्वारा इसको जीता गया है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रीथ लाइफ को आईआईटी रोपर जो है इसके द्वारा विकसित किया गया है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो कितने लोगों को दिया गया है, तो वो है 5 व्यक्ति। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है, तो वो कौन सा है, वो है श्रीलंका। चलिए 1 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी 146वीं जयंती है। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई है, ब्रुनेई के द्वारा की गई है। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, इन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। हाल ही में किसने स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो वो है सीबीएसई। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री मोदी जी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश पहुंचे हैं, तो वो इटली पहुंच चुके हैं। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है, तो वो है फ्रांस। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, काफी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर ग्लोबल होस्ट कंट्री जो है वो कौन सा है, वो है पाकिस्तान। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि अर्गिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है, जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अपलोड किए जाएंगे। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।